हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम राइट कैपेक्स स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। ये अभी रिसेंट एक आर्टिकल आया है जिसके ऊपर, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड कि भाई हम क्या करते रहे पिछले कुछ सालों में और हमें कहाँ किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, राइट। तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे, इस लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में। और इसमें मैंने क्या किया है कि जितने भी ऐसे टर्म्स जो मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट्स को नहीं आते होंगे, तो उन टर्म्स को भी मैंने यहाँ पे समझाऊंगा। तो काफ़ी डिटेल में आपको हेल्प मिल जाएगी। आप डाटा भी सारा नोट डाउन कर सकते हो जो आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट हो सकता है। ओके। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपके सामने आ रहा है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को इंक्लूडिंग दिस वन और जितने भी मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो मेरे एडिटोरियल्स हैं, उसकी समरीज़ हैं, पीआईबी की समरीज़ हैं, या मेरे मैनेजमेंट के नोट्स हैं, फाइनेंस के हैं, उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द बाय ज्वाइनिंग द चैनल। तो चैनल पे ज्वाइन जाओ और ज्वाइन का बटन दबाना और आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जब हमारा पिछला बजट आया था तो वहाँ पर एक टर्म आया था, दैट वाज विकसित भारत, राइट। 2047 तक हम कहीं ना कहीं हमने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, राइट। और मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा कि विकसित भारत के क्या कंपोनेंट्स एंड ऑल, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बजट में ऑलरेडी डिस्कस हुआ था कि हमें कैपेक्स के ऊपर बात करनी है। बट यूनियन बजट इज एक्सपेक्टेड टू अलाइन विद द इंडियन। अब जो नया बजट आने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारी जो लॉन्ग टर्म फिस्कल स्ट्रैटेजी है उससे कहीं ना कहीं हम उसको अलाइन करने वाले हैं, ताकि 2047 तक हम विकसित भारत बना सकें। दैट इज वॉट वी एक्सपेक्ट, राइट। सस्टेनिंग ग्रोथ अबव 7% फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेट्स इज एसेंशियल फॉर इट। तब अभी से लेकर अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो हमारे लिए सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब कम से कम 7% के रेट पे हमें ग्रो करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 2 डिकेट्स। ये बहुत ज़रूरी है, तभी विकसित भारत वाला जो एजेंडा है वो पूरा हो पाएगा। अब रीसेंट ग्रोथ ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ग्रोथ एवरेज जो इंडिया का पिछले 3 फिजिकल ईयर्स का रहा वो 8.2% रहा, लेकिन 24-25 में वो 6.4% ही रहा, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है पिछले साल में, राइट। ग्रोथ फॉर 2025-26 इज प्रोजेक्टेड टू एवरेज 6.5 to 7%। और अगर आप देखो 25-26 का भी जो ग्रोथ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टेड, वो 6.5 से 7% के आसपास ही होने वाला है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो अभी चारों तरफ चल रही हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पहले हमने क्या अच्छा किया जो हमारा इतना अच्छा चल रहा था, और अब हम क्या कर रहे हैं या क्या गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से हमारा डाउन हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं समझा दूंगा आपको इस लेक्चर। अब चैलेंजेस क्या है इस फिजिकल स्ट्रैटेजी के सामने? तो पहली चीज़ जो है कि बजट को बैलेंस क्रिएट करना है कहीं ना कहीं। पहले नियर टर्म काउंटर साइक्लिक स्टिमुलस मेजर्स में, अब ये काउंटर साइक्लिक स्टिमुलस क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टैंड, तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप करते आ रहे हो, राइट, उस पर तो आपको फोकस करना ही करना है। बट साथ साथ में आपको नियर टर्म में जो काउंटर साइक्लिक स्टिमुलस है उस पर भी काम करना है। अब काउंटर साइक्लिक स्टिमुलस मेजर्स होते क्या है? तो इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड टू काउंटर रिएक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो कई बार क्या होता है कि आप देखोगे अचानक कोई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आ गया, अचानक रुपये डिप्रिशिएट होने लगी, कुछ भी इस तरह का स्लो डाउन आ गया, एम्प्लॉयमेंट का डाटा आया तो पता चला जी बहुत पुअर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टिमुलस पैकेजेस निकालने पड़ते हैं, स्टिमुलस मेजर्स लेने पड़ते हैं जिसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जाती है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड काउंटर साइक्लिक। और यह हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। कोई चीज़ हुई और आपने वजह से कहते हैं ना चोट लगी आपने दवाई लगा दिया, ऐसा नहीं है कि वो चोट हमेशा रहेगी। बट आपको कहीं ना कहीं वो उसके लिए बजट रखना पड़ता है। तो आपको बैलेंस बनाना है, आपको नियर टर्म के लिए और प्लस लॉन्ग टर्म दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये टर्म भी समझ में आ गया होगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, इसका डाटे की बात करें, तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 3 लाख करोड़ के आसपास था विच वॉज इन फाइनेंशियल ईयर 19, और अभी 11 लाख करोड़ के आसपास आ गया है 24-25 में, विच इज़ एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गड़बड़ भी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और ये क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने फोकस किया किन किन चीज़ों पे, रोड्स बनाने में, हाईवेज बनाने में, रेलवेज बनाने में, इंटरेस्ट फ्री कैपेक्स लोन्स दिए हमने स्टेट्स को। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, राइट। जो कि अच्छा है, मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, राइट। तो इसलिए हमने अगर इसको बढ़ाया है तो हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन इसमें और क्या बेटर करने की ज़रूरत है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। ओके। द स्ट्रैटेजी बूस्टेड जीडीपी। अब ऑब्वियसली ये जो स्ट्रैटेजी थी आपकी जिससे में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, राइट, तो लगातार आप पैसा डाल रहे हो तो उससे क्या हुआ? जीडीपी बूस्ट हो गया, राइट। 8% तक ग्रो किया। आप देखो 22-20, अब आपको पता चला जो पहले मैं आपको बता रहा था कि पहले हम 8% से ग्रो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम लगातार पैसा डाल रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लगातार। 2022 से 24 तक हम ये काम करते रहे, और वही आपका मेन कंट्रीब्यूटर रहा है आपके ग्रोथ में। आपकी इन्वेस्टमेंट आपका मेन कंट्रीब्यूटर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि
इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो आप देखोगे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो है उसने ही जीडीपी को भगाया है। और आप देखोगे ऑलमोस्ट लाइक पिछले 2 सालों में तो 10% के भी ग्रोथ पे हम चले गए थे, राइट। अब विदाउट इन्वेस्टमेंट जीडीपी कितना ग्रो किया, तो आप देखो सिर्फ 5%। अगर आप एवरेज ग्रोथ देखोगे हमारा जीडीपी का, अगर हम इन्वेस्टमेंट को हटा दें, ठीक है, तो सिर्फ 5% से आप ग्रो कर रहे हो, राइट। तो इन्वेस्टमेंट ने उसको कहीं ना कहीं फ्यूल इन कर दिया। पब्लिक कैपेक्स ग्रोथ अगर आप देखोगे वो इंक्रीज हुआ है, बट प्राइवेट और जो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी स्लो हो गई है, और यही आपका कंसर्न बनेगा, राइट, लॉन्ग टर्म में। तो पब्लिक कैपेक्स तो आप बढ़ा रहे हो, लेकिन प्राइवेट और हाउस होल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल स्लो हो गया है। कैपिटल प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखोगे इंक्रीमेंटल जो कैपिटल आउटपुट रेशियो आईसीओआर, और मैं समझाऊंगा ये क्या चीज़ होती है, 5.4 हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5.4% टू 4.4%, इंडिकेटर बेटर कैपिटल प्रोडक्टिविटी। आपका कैपिटल प्रोडक्टिविटी तो बेटर हुआ है, राइट। अब आईसीओआर होता क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो ए मेट्रिक दैट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने की, उसका जो मेट्रिक जो बताता है कि भाई ये चीज़ आपने सही किया या गलत किया, और अगर ये लो रहता है, ठीक है, तो वो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी रही है, आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने डाला है उससे प्रोडक्टिविटी मिली कहीं ना कहीं। एंड लेस कैपिटल इज नीडेड टू प्रोड्यूस वन यूनिट। इसका होता क्या, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलता है, जितना ज़्यादा आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाते हो उतना ज़्यादा आपको पर यूनिट कॉस्ट जो है आपकी कम होती जाती है, राइट। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब तक जो आपने इन्वेस्टमेंट डाली है उसका जो आईसीओआर है वो ये बताता है कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी या कैपिटल प्रोडक्टिविटी वो बेटर हुई है डेफिनेटली। वीक क्राउडिंग इफेक्ट की बात करें तो डिस्पाइट गवर्नमेंट कैपेक्स, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का कैपेक्स तो बहुत बड़ा, लेकिन प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट रिकवरी है वो वीक रही। क्यों रही, तो पहला तो डोमेस्टिक डिमांड के कंस्ट्रेंट्स की वजह से डोमेस्टिक डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, प्लस जियोपॉलिटिकल शॉक्स रहे हैं। आपको पता ही है पीछे कोई ना कोई वॉर होता रहा, कोई ना कुछ रुपी डिप्रिशिएट हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। एफआईआईज ने अपना पैसा विड्रॉ किया यहाँ से इस मार्केट से बहुत। ग्लोबल ओवर कैपेसिटीज इन द कोर सेक्टर लाइक स्टील, प्लस कहीं ना कहीं ओवर कैपेसिटी भी हुआ है सेक्टर्स लाइक स्टील में, ठीक है। कंटिन्यूस गवर्नमेंट की स्पेंडमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट मे नीड टू सस्टेन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट के सामने अब चैलेंज क्या होने वाला है, गवर्नमेंट को पहले तो कहते हैं ना आपका जो पूरा ग्रोथ रहा है वो ड्रिवन बाय इन्वेस्टमेंट रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट को कम नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है, दैट मीन्स 11 to 12 लाख करोड़ तक आपको दोबारा फिर डालना पड़ेगा 25-26 में, ताकि आप इसी सस्टेनेबल ग्रोथ पे चलते रहो, वरना ये 5% 5.5% पे आ जाएगी। कैपेक्स इन 2025 माइट अंडरशूट 11 लाख करोड़ टारगेट ड्यू टू स्लो स्पेंडिंग कॉज बाय जनरल स्टेट इलेक्शंस। अब हो सकता है कि भाई स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना कर पाओ, राइट। बट जो मुद्दा है अब इसमें कि भाई इन्वेस्टमेंट ड्रिवन के अलावा आपको क्या करने की ज़रूरत है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना। तो आप कहीं ना कहीं अब तक क्या कर रहे हो, फिजिकल चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, रोड बनाना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये आपका मेन इन्वेस्टमेंट रहा है। बट जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो हमारी बहुत पुअर है अभी भी। वहाँ पर बेटर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, बेटर स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पर नहीं मिल रही। अगर आप आरबीआई का क्लेम्स का डाटाबेस भी देखोगे तो वो क्लियरली बताता है कि जो लेबर की क्वालिटी है वो पिछले 2 डिकेड्स में कोई ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। और क्लेम का डाटाबेस क्या होता है, क्लेम क्या है, तो क्लेम डाटाबेस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें उसका क्लेम स्टैंड्स फॉर के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर, ई फॉर एनर्जी, मटेरियल सर्विस। इन सब का डाटा जो आप मेंटेन करते हो वो क्लियरली कहता है कि भाई लेबर प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही है, आपकी क्वालिटी नहीं बढ़ रही, उनको एजुकेशन नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, वो चीज़ तो नहीं हो रहा। तो फोकस कहीं ना कहीं सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, बल्कि आपको उसके बियॉन्ड जाके हेल्थ पे, एजुकेशन पे, स्किलिंग पे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इनफैक्ट आपको अपना कैपेक्स डालना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ देखना चाहते हो, जिसको हम पहले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं क्लासीफाई करते हैं, राइट। ट्रेडिशनली हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, बट उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है इकोनॉमिक आउटपुट पे, ठीक है। तो वो चीज़ हमको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। अब मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, तो आरबीआई एस्टिमेट करता है कि 1% राइज in developmental expenditure can raise real GDP by nearly 5% in over the next 4 years। तो कहीं ना कहीं आरबीआई के जो एस्टिमेट्स हैं वो ये कहते हैं भाई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में अगर आप 1% भी आपका राइज होता है तो जीडीपी में कम से कम 5% का ग्रोथ मिल सकता है अगले 4 सालों के अंदर अंदर में। ये इस तरह का इफेक्ट है। तो आपका ट्रू कैपेक्स क्या है, मेन क्वेश्चन जो था वो ट्रू कैपेक्स क्या है यहाँ पे। भाई अगर आपको मिड टर्म ग्रोथ करनी है तो आप अपना जो फिजिकल कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको करना ही करना है, एट द सेम टाइम आपको ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना है, और तभी जाकर के, और उसमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आप इस वाले बजट में आपको ह्यूमन कैपिटल को प्रायोरिटाइज करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ आप बना पाओ, ठीक है। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो, मैंने हर टर्म भी आपको समझाया है, और ये चैलेंजिंग होने वाला है, बट देखते हैं हाउ इट गोज, और देखेंगे जब बजट आएगा तब क्या निकल कर आता है। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।